हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास की सेकंड क्लास है, जो कि हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब तक हमने पिछली क्लास में हमने 4 अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। कौन कौन? योगात्मक, विस्थापन, द्विविस्थापन और वियोजन। आज हमारा रहेगा बाकी की जो 4 अभिक्रिया हैं, अनुत्क्रमणी, उत्क्रमणी, ऑक्सीकरण, अपचयन एवं कौन सा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माअवशोषी। ये सारी अभिक्रियाएं आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारी अभिक्रिया है ये हम कह देंगे 5वीं अभिक्रिया है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक, इसको अगर इंग्लिश में बात की जाए तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा है। तो हम पहले इनके बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंसेस समझ लेते हैं, अंतर समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण होता क्या है? ठीक है, ऑक्सीकरण होता क्या है और अपचयन होता क्या है। देखिए, ऑक्सीकरण को हम दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, जिसको कहते हैं उपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण को उपचयन के भी नाम से परीक्षा में, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है ऑक्सीकरण, अपचयन। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या है। ऑक्सीकरण में ये होता है, अगर इसका पहला इसके बारे में पढ़ा जाए तो ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? जुड़ना होता है। जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है? जुड़ती है। ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, अब बताइए कि ऑक्सीजन में कैसी प्रकृति होती है। ऑक्सीजन प्रकृति का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का मतलब होता है ये किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी तरफ आकर्षित करता है। तभी तो हमने देखा होगा कि अक्सर ऑक्सीजन पे -2 लिखा जाता है। ठीक है, ये हम चीजें आगे जाके इस क्लास के लास्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बस अभी हल्का फुल्का जानिए, या इसके पहले आप 9th में वैलेंसी यानी संयोजकता पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो 10th के लास्ट वाले चैप्टर में हमारा है पीरियोडिक, जब टेबल वाले में चैप्टर में पढ़ेंगे हम लास्ट चैप्टर, तो उसमें हम आसानी से पढ़ेंगे संयोजकता या क्या क्या होती है, सारी चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर भी आप जान लीजिए ऑक्सीजन पे हमेशा क्या होता है? -2 चार्ज होता है। इसका मतलब ये -2 क्या दिखाता है, बस थोड़े से समझ लीजिए कि ऑक्सीजन ने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए किसी भी एलिमेंट से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, चाहे शेयर करे चाहे जैसे करे, साझेदारी करके ले या परमानेंटली उससे ले। ठीक है, और उसके ये लेने के बाद वो अपने ऑक्टेट को पूरा करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, यानी वो कहिए तो स्थायित्व कर लेता है, स्थायित्व पा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा, अगर ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रो क्या है? निगेटिव, यानी विद्युत ऋणात्मक पदार्थ या तत्व है। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीजन अगर विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो अगर उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो या दूसरे भाषा में ये भी तो कह सकते हैं, यानी हम विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना भी तो ऑक्सीकरण होगा ना। ठीक है, तो दूसरे भाषा में कह सकते हैं वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा या विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेंगे किसी अभिक्रिया में, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपचयन में। ठीक है, तो अगर अपचयन में कहें तो हम सीधे कह सकते हैं, अगर ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का निकलना होगा। ऑक्सीजन का क्या होगा? निकलना होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? निकलेगा। या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना, तत्व का निकलना। ठीक है, दूसरे भाषा में कह सकते हैं विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब विद्युत ऋणात्मक तत्व पर बताया ही गया है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे वो विद्युत ऋणात्मक तत्व होंगे। मतलब कहने का मतलब है, जब कोई किसी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा? वो जाहिर सी बात है निगेटिव होगा, देने वाला पॉजिटिव होगा और लेने वाला निगेटिव होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बनाता है? ऋणायन, यानी जिसको एनायन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम क्या कहते हैं? केटायन या धनायन कहते हैं। ठीक है, तो यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व अगर निकलेगा तो भी वहां पे क्या होगा? अपचयन होगा। या ऑक्सीजन निकलेगा
तो वहां भी क्या होगा, अपचयन होगा। ये पहला मेन डिफरेंसेस हो गया। दूसरा अगर पूछा जाता है कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी, तो दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं जहां से हाइड्रोजन का निकलेगा, हाइड्रोजन का निकलना। अगर किसी अभिक्रिया से हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो भी वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसा नहीं कि केवल ऑक्सीजन जुड़ा, अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन अगर निकल रहा होगा किसी तत्व से या किसी यौगिक से, तो उस अभिक्रिया को भी हम क्या कह देंगे, ऑक्सीकरण कह देंगे। अब आपने हाइड्रोजन को देखा होगा कि हाइड्रोजन हमेशा प्लस आयन के साथ होता है, ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक का नंबर बात करें, परमाणु क्रमांक संख्या बात करें, परमाणु संख्या बात करें, क्रमांक संख्या, तो ये एक ही होता है, ठीक है। तो हमेशा वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को देके एकदम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सहसंयोजी बंध बनाता है किसी भी अन्य तत्वों के साथ जिसके साथ भी ये जुड़ता होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, यानी जिस तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की पॉसिबिलिटी होती है या क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, वो तत्व क्या कहलाते हैं, वो तत्व हमारे कहलाते हैं विद्युत धनात्मक तत्व। विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक तत्व, उन तत्वों को कहते हैं विद्युत धनात्मक तत्व। यानी हाइड्रोजन निकल रहा है तो सीधे हम ये भी कह सकते हैं विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। किसी अगर अभिक्रिया से विद्युत धनात्मक तत्व अगर निकलेगा तो उस अभिक्रिया को भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब बताइए अगर हम अपचयन में पढ़ें तो जैसे हमने कहा कि जैसे हमने कहा था ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण, अपचयन जब होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहां पे हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण है, तो अगर हम यहां कह दें हाइड्रोजन का जुड़ना तो उसका उल्टा हो जाएगा हाइड्रोजन का जुड़ना, या इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक तत्वों का जुड़ना, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। विद्युत धनात्मक तत्व मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का जुड़ना, ठीक है, एडिशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम्स या एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका कहेंगे वो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है। तो दिस प्रोसेस या रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीकरण एंड मतलब ऑक्सीडेशन, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। सिंपल वे में समझ सकते हैं। दूसरा भी एक और अंतर है जिसको हम तीसरा देख लेंगे, ठीक है। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि अभी देखा आपने हाइड्रोजन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो तब इसलिए ऑक्सीकरण कहलाया। तो उसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन कहें, इलेक्ट्रॉन को हम सिंपल संकेत में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना भी ऑक्सीकरण कहता है। ठीक उसी तरह यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या कहलाएगा, जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाएगा, हमारा अपचयन, ठीक है, यानी रिडक्शन, ठीक है। तो यहां हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, क्योंकि हम जितने विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वो अपना वो डोनेट करेंगे, ठीक है। तो हम कह देंगे ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि ऑक्सीकरण क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको ऑक्सीकरण, जहां पे ऑक्सीजन निकलेगा उसको रिडक्शन यानी अपचयन, जहां पे हाइड्रोजन निकलेगा उसको ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, जहां पे हाइड्रोजन जुड़ेगा या विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ेंगे उसको हम अपचयन कहेंगे। अब हम कुछ रिएक्शन से देख लेंगे, तो पहले इसको लिख लीजिए फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि कहां कहां ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है, लेकिन उससे पहले भी कुछ ऐसे भी विद्युत ऋणात्मक तत्वों का अगर बारे में लिख लें, तो अगर हम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्वों की बात किया जाए कौन कौन से होंगे, जैसे हमारा O निगेटिव होता है, उसके अलावा फ्लोरीन, उसके अलावा क्लोरीन, उसके अलावा आयोडीन, उसके अलावा ब्रोमीन, ये सभी हमारे क्या हैं, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अगर हम विद्युत धनात्मक तत्वों की बात करें, विद्युत धनात्मक तत्वों की बात करें तो इसमें हमारा सोडियम Na+, पोटेशियम, ठीक है, H2+, ऐसे बहुत सारे तमाम तत्व होंगे जो क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व हैं, और ये विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। इनके अलावा भी और भी सारे हैं, तो हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर जान ले तो इसमें और भी हो जाएगा, जैसे SO2,
ठीक है, CO, ये भी सभी क्या हैं, विद्युत धनात्मक तत्व हैं। तो अब इसको हम मिटा देते हैं। इसके बाद हम रिएक्शन से समझेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर एक हम छोटा सा क्या करें, एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे है Mg प्लस O2। ठीक है, बनेगा क्या, MgO। ठीक है, Mg प्लस O2। अभी अगर हम देखें, देखिए अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर लेंगे। यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हम 2 जोड़ देंगे, इस जोड़ने की वजह से ये मैग्नीशियम में डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, MgO2, MgO में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो हमने अभी पढ़ा था ऑक्सीजन के जुड़ने को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां ऑक्सीकरण, इसको दूसरे भाषा में अपचयन भी याद कर लीजिएगा, अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण या अपचयन, यानी यहां पे क्या हो रहा है, O2 का जुड़ना। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब O2 नहीं, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीकरण कहलाएगा। देखिए Mg था, Mg क्या हो गया, ऑक्सीजन में निकल गया। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ से O2 जो था वो ऑक्सीजन यहाँ से निकल के इसके साथ मिल गया। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ की बात करें, इसके पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, यानी ऑक्सीजन निकला है। तो अभी आपने पढ़ा था कि जहां ऑक्सीजन जुड़ता है वहां ऑक्सीकरण होता है, जहां ऑक्सीजन निकलता है वहां पे क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिएक्शन है, ये भी हमारा क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। अगर हम इसके बारे में लिखें कि कौन क्या हुआ है, तो यहां MgO2 में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। MgO2 में ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, या उपचयन हुआ है। अगर हम कहें O2 का, तो O2 का MgO में क्या हुआ है, MgO में अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, ये हमारे इस रिएक्शन के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसी तरह दूसरे रिएक्शन की बात करें, ठीक है, दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। अगर इसको लिखना तो लिख लीजिए, फिर दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हम दूसरी रिएक्शन बात करें तो जैसे ये सल्फर प्लस O2 क्या बनेगा, SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहे, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर वही बात है, अगर हम यहां देखें सल्फर किस में कन्वर्ट हो गया है, SO2 में कन्वर्ट हो गया, यानी यहां पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन का जुड़ना हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ा है तो वो SO2 बना लिया है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहें, ऑक्सीडेशन कहें या उपचयन भी कहते हैं, लिख सकते हैं उपचयन। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे ऑक्सीजन क्या हुआ है, टूट के SO2 में कन्वर्ट हो गया है, तो हम कह सकते हैं यहां पे क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, ठीक है, अपचयन हुआ है। तो ये भी एक अभिक्रिया। अगर इसके बारे में शब्द लिखना होगा तो इसके बारे में अगर शब्द हमें लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सल्फर का SO2 में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। सल्फर का SO2 में ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण। ठीक है, एवं अगर बात करें O2 का SO2 में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। अब एक छोटा सा और रिएक्शन देख लेते हैं। तीसरा रिएक्शन हमारा है JDNO जिंक ऑक्साइड प्लस C कार्बन। ठीक है, JDNO प्लस जिंक ऑक्साइड ये फॉर्म करेगा CO प्लस Zn। ठीक है, CO प्लस Zn। अब इस अभिक्रिया में अगर हम ऑब्जर्व करें तो Zn क्या हो गया है, इकलौता सिंगल बच गया Zn में, और कार्बन क्या हुआ, किस में बदल गया है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो अगर हम बात करें, यानी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन अगर अलग होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकलना, यहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया क्या है, अपचयन है। ठीक है,
और यहां पे हमारा ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कार्बन के साथ जुड़ जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन के बारे में लिखना चाहें तो हम लिख देंगे कि ZnO का Zn में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, Zn में अपचयन हो रहा है। ठीक है, और एवं अगर बात करें Cu कार्बन का, CO में ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी आप अब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है। और भी अगर रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो इसको भी लिख लीजिए। अगर और भी इक्वेशन देखा जाए तो जैसे हम देखा जाए चौथा अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे अब बात करें KClO3 कन्वर्ट होगा KCl प्लस O2 में, KCl प्लस O2 में। अभी अगर हम बात करें इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे 3 जोड़ दें और यहाँ पे 2 जोड़ दें और यहाँ पे 2, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करें इस रिएक्शन को देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है और KCl फॉर्म हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का निकलना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यानी यहाँ पे इसको शब्द में लिखना चाहिए KClO3 का KCl में अपचयन हुआ है, अपचयन हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस है, इसको आसानी से लिख लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं। इसको भी मिटा दिया। अगला अब रिएक्शन पढ़ेंगे हम ऊष्माक्षेपी। ठीक है, 6 वाला रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का निकलना होगा, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब ये उष्मा निकलती है तो वो किस पे डिपेंड करेगी, किस पर निर्भर करेगी, तो वो उस पदार्थ में जो रिएक्टेंट हैं, यानी अभिकर्मक या अभिकारक हैं, उनके हम घनत्व पे कह सकते हैं, आयतन पे कह सकते हैं, इन पे वो निर्भर करेगी वो उष्मा की अभिक्रिया। ठीक है, यानी उष्मा का जो डिपेंड करेगा, वो कितनी उष्मा किसी भी अभिक्रिया में निकलेगी, वो अभिक्रिया, वो उष्मा उस अभिक्रिया में भाग लेने अभिकारक या अभिकर्मक के आयतन, द्रव्यमान या क्वांटिटी, संख्या पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझ लिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, उष्मा का निकलना होता है, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे अगर इसका उदाहरण बात किया जाए तो जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन का मतलब होता है, ये कार्बन है, हम कार्बन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करेंगे, जलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी वस्तुएं ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में जलेंगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन जब बनेंगे, जब ये दोनों कोई भी चीज कार्बन जलती है तो देखते हैं हमें क्या निकलता है, धुआं निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, हमारा गैस है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम ऊपर से दिखाते हैं। तो हम देखेंगे यहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अगर आप किसी चीज को जलाएं तो जलाने के बाद देखते हैं बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। जैसे आप कोई भी लकड़ी जलाएं, कुछ भी आप जलाते हैं, तो जब भी हम जलाते हैं तो देखते हैं कि धुआं निकलता है और साथ में हमें क्या है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उष्मा मिलती है। ठीक है, तो जैसे आपने घरों में देखा होगा, कुछ भी लकड़ी आप जला रहे होंगे तो कुछ उससे हमें हीट यानी उष्मा मिल रही होगी, उसी अभिक्रिया को हम क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह रहे हैं। यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेगा, जलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस वो उष्मा निकालेगी। और इसी को बताया गया था पहली क्लास में कि उष्मा को हम किससे दिखाते हैं, हीट कहीं भी हो तो उसको हम डेल्टा यानी त्रिभुज से ऐसे संकेत से दिखा दें तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे ऊर्जा निकल रही है, उष्मा निकल रही है। ठीक है,
अब ये कितनी उष्मा, अगर हम बात करें ये कितनी उष्मा निकलती है, तो ये हम बात करें 94.3 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, इतनी उष्मा इसके जलने से निकलती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये भी हमारा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कुछ अभिक्रियाएं हैं जो कि हम देखेंगे। जैसे दूसरा की बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करें, हमने देखा होगा CH4 प्लस O2। ठीक है, CH4, अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज ले लें, CH4 क्या है, तो यह एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इसके संरचना की बात करें इसका, तो ये कैसे होता है, ऐसे हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, अगर मीथेन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हमारा हाइड्रोजन हो गया, और एक ऐसे उसके पीछे जुड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम इस हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर की बात करें, मीथेन, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो हम मीथेन को अभी अगले वाले एक्सरसाइज जो 4 वाला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, इसी क्लास में, वहां में हमें अच्छे से हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाया जाएगा। मीथेन क्या है, यह एक तरह का एल्केन है जिसका अगर सामान्य सूत्र बोला जाए, इसका अगर जनरल फार्मूला बोला जाए तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, यही इसका सामान्य फार्मूला है, तो वो हम अच्छे से पूरा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा जो चौथा चैप्टर है उसमें हम पूरा अच्छे से मेथेन, एथेन, प्रोप, ब्यूटेन, इन सभी को हमें पढ़ना है। तो वो हम बस इतना ही जान लीजिए कि मेथेन क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि अच्छे से, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और फिर रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा ये क्या होगा, जब मीथेन को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो यहां भी कोई चीज जलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, प्लस H2 बनेगा, H2O बनेगा, और प्लस हमें हीट यानी उष्मा निकलेगी। ठीक है, इसको उष्मा लिख दें ताकि बच्चे समझ जाए। ठीक है, ये उष्मा निकलेगी। ठीक है, ये हमारा लिक्विड है यानी जल है, और ये हमारा गैस है। इसको भी बताया जाएगा किसी भी चीजों को लिखते, जैसे ये भी हमारा गैस है। ठीक है, इसको भी गैस कर देते हैं, ये भी हमारा गैस है, और ये हमारा क्या था, सॉलिड था। कार्बन पार्टिकल सॉलिड होता है, ये भी, इसको भी हम गैस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रिया, ये हमारा मेथेन है, अगर इसको लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं मेथेन, ये प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये यानी जल, और ये उष्मा। ठीक है, तो ये भी अभिक्रिया हमारा देख रहे हैं कि हमारे यहाँ उष्मा निकल रही है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और भी सारे रिएक्शन हैं, जैसे अगर हम बात करें, हमने बहुत अच्छा सुना हो रिस्पायरेशन में, जब हम बायो में रिस्पायरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसको ऑक्सीकरण, सॉरी, ऑक्सीशोषण कहते हैं, ऑक्सीशोषण कहते हैं। उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, एक इक्वेशन है, यहाँ पे क्या होगा, C6H12O6, इसको हम क्या नाम देते हैं, ये होता है हमारा ग्लूकोज। ठीक है, यह एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हम आसानी से 11th में हमारा चैप्टर है, उसमें हमको आसानी से जो फूड के कंपोनेंट होते हैं उनको हमें उन सभी को पढ़ाया जाएगा। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स में भी कई टाइप्स होते हैं, उनमें हमको ग्लूकोज दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये ग्लूकोज होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, बर्न होगा। यानी यही हमारी अभिक्रिया जो चल रही होगी, ये हमारी अभिक्रिया क्या कहलाती है, एक्चुअल में ये हमारा श्वसन है, श्वसन का ऑक्सीशोषण है। ठीक है, तो इसमें जब श्वसन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस वाटर बनेगा, जल बनेगा, प्लस हमें उष्मा निकलेगी। और ये उष्मा की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हमारी उष्मा की वैल्यू होती है 673 यानी 673 किलो कैलोरी होती है। या अगर इसको हम एटीपी के रूप में दिखाना चाहें तो ये 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक है, 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। एटीपी का अगर बच्चों के अंदर फुल फॉर्म की बात करें तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये हमें बायो में पढ़ने को मिल जाएगा, उसमें हम जब श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीजों को पढ़ा जाएगा। फिलहाल बस ये समझ लीजिए कि इसमें भी उष्मा हमारा निकल रही है, तो वो कितनी उष्मा निकलती है, तो जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा यानी ऊर्जा होगी, बनेगी, तो जो ऊर्जा वो निकलती, उष्मा निकलती है, वो कितनी होती है, 673 यानी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। यानी अगर इसको एटीपी में बोला जाए तो 38 यानी 38 एटीपी बनता है, और एटीपी का अगर फुल फॉर्म कहा जाए तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट होता है। ठीक है,
ट्राई फास्फेट होता है। ये सभी हमने एटीपी, एडीपी, एनडीपी, ये सभी बायो का सेक्शन है। तो बायो में हम जब ये अगला चैप्टर जो हमारा है जीवन की प्रक्रिया या जैव प्रक्रम, ये सभी उसमें हमको अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। अगर आपने इसकी पहले की बायो की क्लासेस अगर नहीं देखी होगी तो आपको प्लेलिस्ट में आपको बायो की क्लासेस मिल जाएंगी, उसमें आप आसानी से उस चीज को देख के समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी रही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा देते हैं। अब हम देख लेते हैं सातवीं अभिक्रिया हमारी क्या है, उष्मा अवशोषी। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी है ना, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया या एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उस अभिक्रिया को होने के लिए हमें उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे इसके पहले पढ़ा कि जब अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा उष्मा निकलती है, तो इस अभिक्रिया में होने के लिए हमें उष्मा की आवश्यकता होगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको होने के लिए हमें उष्मा की आवश्यकता होती है, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हम समझ लीजिएगा इसमें जितनी अभिक्रियाएं आएंगी, रिएक्शंस होंगे, उन सभी अभिक्रियाओं या रिएक्शंस में हमें क्या होगा कि उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। बिना उष्मा के वो अभिक्रिया जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं उनके एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो इसका करें पहला इक्वेशन, जैसे नाइट्रोजन N2 प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये जब बनेंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, तो इनको ये कब बनेंगे, इनको बनने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो होगी, ठीक है, 42। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इसको सिंपली हम जाने ऐसे लिख देते हैं, एरो के ऊपर नहीं, इन एक अभिक्रिया को होने के लिए 42 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उष्मा की आवश्यकता होगी, तभी ये जाके NO में बदलेंगे। NO का मतलब होता है, नॉन मत समझिएगा, NO का मतलब होता है, यानी इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, और नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन गैस। ये हमारी नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ये गैस है, और ये हमारी क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारी गैस है, ये हमारी गैस है। तो ये हमारी जो अभिक्रिया है, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जुड़ने के लिए हमें 42 कैलोरी यानी 42 किलो कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तभी ये आपस में जुड़ेंगे, अभिक्रिया करेंगे और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में बदलेंगे। ठीक है, और अगर हम दूसरी अभिक्रिया की बात करें, हम यहाँ क्या करेंगे, कार्बन पे। अब ये कार्बन कैसा कार्बन होता है, तो ये बहुत तप्त कार्बन होता है। तप्त कार्बन का मतलब होता है ये इतना गर्म कर देंगे इसको कि ये क्या हो जाता है, एकदम लाल कलर में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अगर कोयले को आप खूब ज्यादा गर्म कर देते हैं तो लाल हो जाता है, ठीक उसी तरह इस कार्बन को हम गर्म कर देंगे और इस पे हम क्या करेंगे, प्रवाहित करते हैं जल को। जब भी लाल रक्त कार्बन, तप्त कार्बन को अगर हम एकदम जो रेड हॉट कार्बन होता है उसको अगर उस पे हम जल प्रवाहित करते हैं, जल जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा देखते हैं। जब जल प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो इस अभिक्रिया को करने के लिए यानी हमें उष्मा की आवश्यकता पड़ी है, पहले हमें उष्मा की आवश्यकता पड़ी है ना, यानी हमने क्या किया, पहले कार्बन को खूब ज्यादा गर्म किया, तो उसको गर्म करने में हमें कितनी ऊर्जा की, उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, 131.4 किलो कैलोरी की उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और जब ऐसा होता है, जब गर्म कार्बन हो जाता है लाल कलर में, लाल रंग में, तब हम क्या करते हैं, उस पर जल प्रवाहित करते हैं, और जब ही जल प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO प्लस
H2 मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाए CO को हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 को हाइड्रोजन गैस, लेकिन अगर इसको कंबाइन रूप में बोला जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोला जाता है। ठीक है, CO अगर कोई आपसे पूछे कि वाटर गैस का फॉर्मूला बताओ, तो CO प्लस H2 ही हमारा क्या होता है, वाटर गैस होता है। ये आप अगर ये हमारा पढ़ने को मिलेगा जब हैबर प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हमारा अमोनिया का जो संश्लेषण उसमें किया जाता है, तो वो इसी तरह के प्रोसेस में किया जाता है। ठीक है, तो उसमें भी हमारा एक बनता है CO प्लस HN2, तो इसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ CO प्लस H2 यानी इसको हम बोलते हैं वाटर गैस। तो इस आप इक्वेशन में रिएक्शंस में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कार्बन जब खूब गर्म हो जा रहा है, इतना गर्म हो जा रहा है कि वो लाल कलर हो जा रहा है, अब उस कार्बन को गर्म करने के लिए हमें कितना उष्मा की आवश्यकता हुई होगी, तो वही उष्मा की आवश्यकता हुई है कितनी, 131.4 किलो कैलोरी। इतनी उष्मा अगर हम देते, टेम्परेचर नहीं उष्मा देते हैं, इतना उष्मा देने की वजह से अब उसका कुछ हुआ होगा टेम्परेचर। ठीक है, इतनी अगर उष्मा देते हैं तो वो लाल कलर में हो जाता है, यानी गर्म बहुत हीट हो जाता है। और जब तब उस पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड अगर जल हम उस पर प्रोवाइड करते हैं तो CO प्लस H2O बनता है, जिसको वाटर गैस कहते हैं। आप नॉर्मली इसको समझ लीजिए कि जब हम खाना बनाते हैं लकड़ी से, तो लकड़ी खूब गर्म जलती होती है और उस पर हम पानी डालते हैं बुझाने के लिए उस लकड़ी को, तो देखते हैं कि खूब वाष्प टाइप कुछ सफेद गैस निकलती है। ठीक है, तो वो गैस कौन सी होती है, यही वो गैस होती है CO प्लस H2 यानी वाटर गैस। और वाटर गैस क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि वो गैस कैसे निकल रही है, तो हम जल को प्रवाहित करा रहे हैं तब। ठीक है, उसी तरह जब हम जब उसमें पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हमारा प्रोड्यूसर गैस बनेगा, यानी CO प्लस N2 बनेगा, जिसको प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। तो उस पे भी हम वाटर का यूज करते हैं, लेकिन वाटर डायरेक्टली नहीं गर्म उसमें करते हैं, हम वाटर वेपर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कभी अगर हमारे मौका मिला अगर वो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे रिएक्शन थे जिसको हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब हम बात करें कुछ लास्ट अभिक्रिया को एक ही में पढ़ लेंगे, क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी हम इसको कहते हैं उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम नाम से पता चल रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या किस कहलाती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसका दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर कोई किसी से अभिकारक जब आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे, तो फिर वो उत्पाद अगर वो किसी वजह से बना है उत्पाद, अगर वो वजह हटा दे, कारक हटा दे, तो वो क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। जैसे एक सिंपल अभिक्रिया बता रहे हैं, केमिकल इक्वेशन नहीं बता रहे हैं, एक सिंपल अभिक्रिया में आप समझ लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि जल को हम जब जल का ताप हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, यानी हम ताप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, ठोस यानी बर्फ में बदलता है। ठीक है, ये देखा होगा। लेकिन अगर बर्फ के ताप को हम क्या कर दें, ताप को अगर हम बढ़ा दें तो क्या बनता है, ताप को अगर हम बढ़ा दें तो वापस आप देखेंगे जल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो साइन हमने इस तीर को लगाया है, यही उत्क्रमणीय का चिन्ह है। ठीक है, उत्क्रमणीयता का चिन्ह कहते हैं। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, इसको हमने पढ़ा था जब स्टार्टिंग चैप्टर किया था, तो इसको हमने भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस में पढ़ा था। ठीक है, तो ये हम अभी नहीं, बस इसको समझ लीजिए कि उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। उत्क्रमणीय का मतलब है जो है जिससे बना है, अगर वो कारक हम हटा दें तो वापस उसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर जल को अगर गर्म कर दें और ज्यादा ताप बढ़ा दें, हम अगर जल का ताप बढ़ा दें तो क्या होगा, वो वाष्प में बदल जाएगा, और वाष्प का अगर ताप घटा दें
क्या कर दे, ताप घटा दें, तो वो क्या हो जाएगा, जल में बदल जाएगा। ठीक है, ये इस प्रोसेस को आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। इसको हम वाष्पन कहते हैं, इसको संगलन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वो मतलब इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फ्रीजिंग कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, यानी जल का जब ताप बढ़ाए तो वाष्प में, वाष्प का जब ताप घटाए तो वो जल में। तो ये हमारा देख रहे हैं, ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो उत्क्रमणीयता को बताने का, समझाने का तरीका बस बता रहे हैं। ठीक है, ये हम इसको, ये कोई केमिकल इक्वेशन या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, ये याद रखे रहिएगा। बस हमने इसको समझाने से पहले इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर दिया गया कि उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं और अपने हम इक्वेशन पे आते हैं जो हमारा टॉपिक है। अगर हम पहला इक्वेशन देखें, ठीक है, जैसे हम आयरन, अब ये आयरन कैसा होगा, ये भी बहुत तप्त अवस्था में होगा। ठीक है, कैसा होगा, तप्त होगा, तप्त लाल कलर का, लाल होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, तप्त लाल, इतना ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, अब हम इस पे क्या करते हैं, अब हम इस पे अगर हम जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, ये जल नहीं है, ये एक्चुअली कहिए क्या होगा, ये जल वाष्प होगा। ठीक है, जल वाष्प होगा। ठीक है, अगर हम तप्त आयरन पे, लोहे पे, अगर खूब गर्म लोहा है, अगर हम उस पे क्या करते हैं, अगर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो जल वाष्प जब प्रवाहित करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनता है Fe3O4 प्लस H2 गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकले। अब Fe3O4 क्या है, ये है फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये फेरिक ऑक्साइड है। अब फिर ठीक है, अगर हम फिर क्या करें, ये हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक पहला स्टेप है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अगर हम वापस हम क्या करते हैं, यही फेरिक ऑक्साइड Fe3, ठीक है, Fe3O4 को फिर हम क्या करें, इस पे हम ये इसको दूसरा मान लेते हैं, या इसको दूसरे पेन से लिखा जाए तो सही रहेगा, पेन में नहीं चल, लाना पड़ेगा इंक। ये भी नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। ठीक है, अगर हम इस पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो ये वही वापस हमारा इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, H2O ऐसे बन जाएगा, जल वाष्प बनेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ देखेंगे दोनों इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर इसको हम इधर 3 ऐड कर दें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि लगभग इक्वेशन यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और हम यहाँ 4 2 जा 8 कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर यहाँ हम करें, यहाँ भी इक्वेशन कर दें, अगर यहाँ 4 लिख दें, यहाँ भी 3 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ 4 लिख देंगे, तो इस तरह से हमारा इक्वेशन बदल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आयरन वाष्प, जल वाष्प के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ गर्म फेरिक ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना रहा है, वापस यही हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ना, दोनों स्थिति में एक दूसरे में रिएक्शन बार पलट रही है। तो अगर इसको हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं Fe प्लस 4H2O, यानी हम यहाँ 3Fe प्लस 4H2O, और हम उत्क्रमणीयता का साइन बना देंगे, उत्क्रमणीयता का साइन। उसके बाद हम देखेंगे क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, ये गैस हमारी निकल जाएगी। तो ये हमारा जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और भी अभिक्रियाएं हैं। जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम बंद पात्र में, बंद बर्तन में जब हीट गर्म करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और प्लस CO2 में क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन ठीक है, और वापस ये प्रोसेस वापस उल्टा यही हमें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा है। लेकिन वो कंडीशन कब होगा, जब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जब बर्तन का जो पात्र होगा, यानी बंद पात्र होगा। ठीक है, बंद पात्र, पात्र का मतलब वही बर्तन, बंद पात्र होगा, तभी ये कंडीशन होगा। अगर ये बंद पात्र नहीं हुआ तो वो हमें हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये रिएक्शन लिख रहे हैं तो ये अभिक्रिया जो है, ये जो दूसरी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया दोनों जगह काम करेगी, उत्क्रमणीयता और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों में काम करेगी।
अनुत्क्रमणी में अगर हम ये हटा देंगे तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी और उसके जगह हम ये तीर नहीं सिंपल ये वाला एरो बना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखा रहे हैं तो ये एरो बनाने के बाद हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये कहां पे हो रहा है। तो ये बंद पात्र में कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। आप एक और काम करिएगा, इस FeO4 को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने एक नाम तो बता दिया फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, इसको साधारण नेम में इसको किस नाम से जाना जाएगा वो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वो आप वीडियो में जरूर बताइएगा, या अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में आपको इसका जवाब जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर आपने ध्यान से उस वीडियो को, आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसका आपको जरूर आंसर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला फिर भी आप कोशिश करिएगा कमेंट में करने का कि इसका नाम क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन को नोट कर लिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया थी। अब हम इसको मिटा के अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया कहलाती है जो किसी भी दशा में, पहले इसको मिटा लिया जाए, ठीक है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया आपने पढ़ा था कि ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब वो दोनों दिशा में क्यों होती है, क्योंकि किसी कारणवश से अगर वो अभिकारक किसी उत्पाद में बदलते हैं तो अगर वो कारक हम हटा दें तो वापस वो क्या हो जाता है, वापस आ जाते हैं। तो यही अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब हम बात करें, अगर हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जो किसी भी दशा में हमें, अगर हमारा उत्पाद बन गया, अभिकारक या अभिकर्मक जब अभिक्रिया करके हमें उत्पाद बना दिए तो वो किसी भी दशा में वापस उसमें कन्वर्ट बदलेंगे नहीं, उत्पाद वापस अभिकर्मक के जो हुए हैं वो उसमें नहीं बदलेगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर ले, अभी हम ये अभिक्रिया हमने, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा इस वीडियो को तो ठीक है, स्टार्टिंग में हमने कुछ इक्वेशंस बताए थे, ठीक है, KClO3। अगर आप इक्वेशन को देखिएगा कि हमने इस इक्वेशन में क्या चीजें बताई थी, ठीक है, वो आप ध्यान से समझिएगा कि इस इक्वेशन में हमने ये KClO3 इसके अलावा भी कहीं आया था, वो कहां पे आया था, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि ऐसा कोई रिएक्शन KClO3 से, इसको पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। इसका हम नाम लिख लें तो पहले नाम लिख लिया जाए, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब पोटेशियम क्लोरेट किस में कन्वर्ट होगा, तो ये KCl+O2, ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KCl+O2 में। ये हमारा रिएक्शन वो नहीं है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ भी 2 लिख देंगे और यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो ये हमारा KClO3, एरो थोड़ा छोटा कर दिया जाए, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी पोटेशियम क्लोरेट को जब क्या करते हैं, हीट देते हैं, हीट, ठीक है, गर्म करते हैं, तो ये पोटेशियम क्लोराइड में, यानी इसको हम लिख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और ये हमारा ऑक्सीजन गैस, इसको तो आपको पता ही होगा, ठीक है। यानी जब पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन में बदलता है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर हटा दें तो ऐसा नहीं होगा कि वापस इसमें बदल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए अभिक्रिया हमारी क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये किसी भी दशा में हमारा जो पोटेशियम क्लोरेट, अगर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल गया है तो वापस वो पोटेशियम क्लोरेट में नहीं चेंज होगा। इसलिए ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अब हम दूसरी अभिक्रिया देख लेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर देखते हैं। अब हम कुछ और रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे NaCl को AgNO3 के साथ रिएक्ट करा जाए। अब NaCl क्या है, तो ये हमारा जिसको नमक कहते हैं, सॉल्ट है एक तरह का, जिसको नाम है सोडियम क्लोराइड। ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। ये सिल्वर नाइट्रेट है। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो इसको हम मिटा देना, नहीं तो इसमें मिल जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर जब ये अभिक्रिया आपस में करते हैं तो ये अभिक्रिया जब करेंगे तो क्या बनाएंगे, ठीक है, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है। ये अभिक्रिया जब करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ठीक है, तो ये बनाएंगे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, और प्लस क्या बनाएंगे,
Na2NO3, 3 Na2 यानी सॉरी Na2 नहीं NaO3, ठीक है, यानी NaNO3 NaNO3 बनाएंगे, ठीक है। अब बात किया जाए कि ये AgCl क्या है, तो ये सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड है, और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, ये सोडियम नाइट्रेट है और ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, अगर सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, तो ये किसी भी दशा में वापस हमें ये चाहें तो ये नहीं मिलेगा, इसलिए ये अभिक्रिया हमारी क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके अलावा भी आपने इस रिएक्शन को भी पिछली क्लास के, अगर आपने पिछली क्लास जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो पहली वीडियो, इस चैप्टर की पहली वीडियोज आपको मिल जाएगी, उसमें आप देखिएगा जरूर कि आपको ये कहीं ना कहीं ये रिएक्शन पढ़ाया गया है। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर भी देख लीजिए और जाके जरूर पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आप अगर देखें तो ये अभिक्रिया हम क्या कर रहे हैं, हमने ऐसी अभिक्रिया पढ़ी थी कि कहीं कोई AB है प्लस कहीं क्या है, CD है, तो जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो A किसके साथ जुड़ जाता है, C के साथ, और B किसके साथ जुड़ जाता है, D के साथ, यानी AC प्लस BD बनाते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखिए तो Na किसके साथ जुड़ गया, नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर किसके साथ जुड़ गया है, क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारी पहली क्लास में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप जाके वहां जरूर देखिएगा। और एक चीज और जानिए, सारी क्लासों के आपके जो PDF नोट्स हैं, वो हर क्लास के जो भी क्लास रहेगा उसका PDF नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव के लिंक पे आप मिल जाएगा, आप वहां से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपको उसी के नीचे आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा इस वीडियो का लिंक प्लस उसका नोट्स, आप वहां से भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास अगर नोट्स रहेगा तो हमें जब एग्जाम आएगा तो हमें इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा नोट्स अपना पास रहेगा। जब हमारे हाथों से लिखा खुद नोट्स रहेगा तो हम अपना आसानी से उस नोट्स को अच्छे से तरीके से पढ़ लेंगे और कुछ अनसॉल्व को सॉल्व कर लेंगे, हमारा अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी और हम अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर इस नोट्स को डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपने कोई भी वीडियो अगर नहीं देखी हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोस, साइंस की सभी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की सभी वीडियोस धीरे धीरे अवेलेबल आपके पास होती जा रही है, जितनी अवेलेबल हैं वो आप उसको देखते रहिए, आगे सारी वीडियो हमारे पास आती जाएंगी, ठीक है, तो आप उसको देखते रहिए। मेंटेन, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे को फ्री क्लासेज आराम से यूट्यूब पे क्या हो जाए, मिल सके, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और क्या कर लीजिए, इसको हम फिर मिटाते हैं। अब इस तरह से हमारी सारी जो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन थे वो लगभग समाप्त हो गए। अगर कोई छूट भी गया होगा तो आप जरूर कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये छूट चुका है, आप इसको भी पढ़ा के वीडियोस डाल दीजिए तो वो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। फिलहाल मेरी नज़र में लगभग सारे जो सिलेबस में हमारे हैं 10th में, वो सभी सिलेबस में सभी रिएक्शन हमारे कवर हो चुके हैं। अगर बाकी कुछ कवर नहीं हुआ होगा तो उसको भी कवर कर लिया जाएगा, वो आप अपना प्रोवाइड करा दीजिएगा, बता दीजिएगा। टॉपिक है वो हमें क्या है, हमें एक दो लास्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है संक्षारण। पहला टॉपिक है वो लास्ट, सेकंड टॉपिक है संक्षारण, ठीक है, जिसको कोरेजन कहते हैं, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कोरेजन कहते हैं, ठीक है। अगर ये डबल एस कह लीजिए, ठीक है, कोरेजन कहते हैं, ठीक है। ये हमको पढ़ना है संक्षारण। इसी संक्षारण को क्या कहते हैं, दूसरे आम भाषा में आपने पढ़ा होगा जंग का लगना, जंग का लगना या जंग लगना, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, जंग लगना, ठीक है, जंग लगना। अब कोरिजन क्या कहलाता है या संक्षारण क्या कहलाता है, तो पहली बात जान लीजिए संक्षारण किसे कहते हैं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी वायु में जो नमी होती है उसको एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, ठीक है, मतलब नमी को एब्जॉर्ब करके वो ऑक्सीडाइज होंगी, संक्षारित होना शुरू होंगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे को अगर आप नमी में छोड़ दें, बाहर छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है, जिसको आप भोजपुरी में मूर्छा कहते हैं, ठीक है, तो वो जंग लग जाता है, हल्का पीला लाल कलर में होता है। इसके
अलावा अगर तांबे के बर्तन को भी देखा जाए तो तांबे के बर्तन पे अगर ज्यादा देर तक नमी लग जाती है तो वह हरे कलर में हो जाते हैं, या जो चांदी के सिक्के होते हैं, मूर्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं, कुछ टाइम के बाद कैसी हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये ही सारी प्रोसेस जो होती है ये क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। ठीक है, यानी सभी धातुओं का नमी की उपस्थिति में अभिक्रिया करना ही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। ठीक है, उसी को हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे टॉपिक में हमारा बस लोहे के जंग लगना या लोहे का संक्षारित होना ही है, तो हम लोहे का संक्षारण कैसे होता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू पढ़ेंगे और फिर इस संक्षारण को रोकने के उपाय भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हम पहले रिएक्शन को देख लेते हैं, यानी हम पढ़ लेते हैं पहले लोहे का जंग लेना, क्योंकि संक्षारण हमें बस लोहे में जंग या लोहे में संक्षारण या कोष्टक में कह सकते हैं जंग लगना। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये क्या होगा, आयरन क्या होगा, आयरन किसके साथ, ऑक्सीजन प्लस नमी यानी H2O के साथ। ठीक है, आयरन ऑक्सीजन तथा नमी के साथ क्या करेगा, हमें क्या बनाएगा, जंग बनेगा उस पे, और उसका फॉर्मूला क्या आता है, Fe2O3 × 2H2O। ठीक है, यही हमारा जंग कहता है, या इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लें हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, या नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, जंग भी बोलते हैं। ठीक है इसको जंग बोलते हैं। तो यानी क्या करेगा, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ, नमी के साथ मिलकर क्या बना लेता है, जंग बना लेता है। यही प्रोसेस, यही केमिकल प्रोसेस, यही अभिक्रिया है, कैसे अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ करें तो यहाँ पे 4 लिख दें, 3 2 और यहाँ 2 लिख दें, तो हम देखेंगे लगभग इक्वेशन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, उसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड या त्रुटि मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो वो हमारा आगे का टॉपिक है, वो हम पढ़ लिया करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है। अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो फिर भी एक क्लास, छोटी सी क्लास दे दी जाएगी, कुछ केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके बता दिया जाएगा, तो आप किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो आसानी से आप सीख लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये हम देख लेते हैं, यही हमारा है लोहे में संक्षारण यानी जंग का लगना। ये आसानी से आप कह सकते हैं, इसका नाम लिखने की जरूरत है, अगर लिखना चाहें तो ये आयरन है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, ये जल है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोहा क्या करता है, वायु की उपस्थिति में नमी के साथ क्या होता है, वो अभिक्रिया करके जंग यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। और आपने देखा हो कि लोहे पे लाल या हल्का पीले कलर का जंग लग जाता है। आप लोहे के बर्तन को अगर बाहर छोड़ दीजिए, लोहे के जैसे आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, जंग लगना लगभग सबको पता होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि आपके घरों में क्या होता है कि वो तवा होता होगा, रोटी बनाने वाला तवा होता है। अन्य बर्तन को हम धुल के रखते हैं तो उस पर कोई जंग नहीं लगता, क्योंकि वो बर्तन स्टील के बने होते हैं। लेकिन अगर हम तवा या लोहे की कढ़ाई, ऐसे बर्तन को अगर हम धुल के रखें तो देखते हैं कि अगर उस पर पानी रह जाता है तो देखते हैं कि वह जहां पानी रहता है वहां उसके चारों किनारों पे, उसके चारों और किनारों पे हमें पीला लाल टाइप कुछ दिखता है। वही क्या होता है, वही जंग होता है, क्योंकि वहां पे पानी थी और हमारे इस वायु में, एयर में ऑक्सीजन है और वो आयरन है ही, तो वो अभिक्रिया करके यही फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। और अब बात करेंगे कि ये जंग लगना कोई अच्छी चीज नहीं है। जंग लगने से धातुएं सभी क्या होती हैं, धीरे धीरे क्या होती हैं, खराब होने लगती हैं। ठीक है, अब अगर बोला जाए, एक उपाय पूछा जाए, अगर हम लोहे को संक्षारित होने से उपाय पूछा जाए कि इसका उपाय बताइए, संक्षारित होने से बचाने के लिए किसी भी लोहे का को कैसे बचाया जा सकता है, इसका सबसे पहला उदाहरण किया जाता है कि हम पेंट कर देते हैं उस पर। अगर हम पेंट कर दें, ठीक है, पेंट की पॉलिश कर दें पेंट लगाने से, ठीक है, लगाकर,
पेंट लगाकर, हम कोई भी पेंट अगर लोहे पे लगा दें तो वो हमारा जंग नहीं लगेगा जी। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपकी सारी घरों की खिड़कियां या रेलिंग्स, ये सभी जितने भी लोहे के आइटम्स होते हैं उनको अगर हम यूज करते हैं तो उन पे हम पेंटिंग कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, वो संक्षारित नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। उसके अलावा भी आप ग्रीस या ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। ग्रीस या किसी भी तेल का यूज करके भी, ये तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम संक्षारित होने से बचा सकते हैं। फिर एक और प्रोसेस होता है जो बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, औद्योगिक स्तर है, कि अगर हमें किसी भी धातु या लोहे को हमको जंग लगने या कोरेजन या संक्षारण से बचाना है तो क्या करते हैं, उसका हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वनीकरण, ठीक है, लिख सकते हैं गैल्वनीकरण। गैल्वनाइजेशन तो इंग्लिश है, गैल्वनीकरण किया जाता है, ठीक है। गैल्वनीकरण क्रिया के द्वारा, ठीक है, हम किसी भी धातु या लोहे को हम जंग लगने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये हमारा रहा संक्षारण। हम समझ गए कि वायु तथा नमी की उपस्थिति में सभी धातुएं क्या हो जाती हैं, संक्षारित हो जाती हैं। जैसे चांदी के बर्तन, सिक्के या मूर्तियां क्या पड़ जाती हैं, काली हो जाती हैं, या लोहे पे हल्का हल्का लाल और पीले कलर का कुछ पदार्थ चिपक जाता है जिसको जंग कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तांबे के जो बर्तन होते हैं वो कुछ दिनों बाद क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण हमें पूछा है सिलेबस में हमारे यहाँ लोहे का संक्षारण, तो ये कैसे करता है, ये आपकी रासायनिक प्रक्रिया। उपाय पूछा जाएगा तो पेंट लगाकर, ग्रीस या तेल लगाकर या गैल्वनीकरण क्रिया के द्वारा हम किसी भी लोहे या धातु को हम संक्षारित होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचेगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा लेते हैं फिर वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता या रेंसिडिटी किसे कहते हैं, विकृत गंधिता। इसको आपको दूसरे नाम से ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बासीपन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बासीपन। इसको तो आपने समझा होगा कि कोई भी कहते हैं लोग कि रात का सुबह खाना नहीं चाहिए, रात का भोजन हमें सुबह के टाइम पे नहीं खाना चाहिए, वो बासी हो जाता है, ठीक है। तो बासी का मतलब वही विकृत गंधिता, इसका शुद्ध नाम क्या है, विकृत गंधिता या रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है, तो जितने ऑयली या तेल वाले पदार्थ होते हैं या वसा युक्त पदार्थ होते, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, क्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जितने भी तेल वाले पदार्थ हैं, यानी जो तेल या वसीय जो खाद्य पदार्थ हैं, क्या हो जाते हैं, खाद्य पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, यानी ऑक्सीजन से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन से क्या हो जाएंगे, उपचयित हो जाएंगे, ठीक है। या हम इसको सीधे ऑक्सीकृत, ये सबसे आसान है, ऑक्सीकृत। उपचयित अपचयित में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे अच्छा ऑक्सीकृत, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, जब ऑक्सीकृत होंगे तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, ठीक है, खराब होने लगते हैं। और इसी खराबी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता या रेंसिडिटी या बासीपन कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी तेल या वसीय खाद्य पदार्थ जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है तो उसका स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसी स्वाद के खराबी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता या रेंसिडिटी या बासीपन कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका उपाय जान लेंगे कि किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर बचाना है, ऑक्सीकृत होने से, नमी से अगर बचाना है, तो हमें क्या क्या प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मिटा दें, फिर उसका हम उपाय लिख लेंगे। ठीक है, अगर हम उपाय बताएं तो जितने भी पदार्थ होते हैं उनको हम ज्यादा लंबे समय तक यूज कर सके, इसके लिए हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट चीजों का यूज करते हैं। जैसे हम बात करें, लहसुन हो गया, ठीक है, लहसुन या हल्दी, ठीक है, लहसुन, हल्दी आदि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं, उसके आप नींबू भी लिख सकते हैं, नींबू, ठीक है।
ये सभी चीजें मिला के ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इन सभी पदार्थों का यूज करके भी हम पदार्थों को, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हो गया। उसके अलावा भी और होता है। ठीक है, उनको किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक बचाने के लिए हम उसको क्या कर देते हैं, आपके घर में फ्रीज होगा तो हम क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीज में रखते हैं। ठीक है, फ्रीज में रखते हैं। लंबे पदार्थों को, किसी भी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम फ्रीज में रख देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि खाद्य पदार्थों को हम क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक फ्रीज में रखते हैं, तो थोड़ा सा सही रहता है। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा जितने पैकेट वाली चीजें होती हैं, पैकेट वाली चीजें जितनी होती हैं, जैसे कुरकुरे हो गया, चाहे जो भी कुछ नमकीन हमारे स्नैक्स हो गए, जो पैकेट में मार्केट में उपलब्ध होते हैं, उन पैकेट को आपने देखा होगा कि बहुत फुले होते हैं, उनमें सामान थोड़ा होता है लेकिन वो पूरी तरह से फुले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम उन पैकेट की चीजों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस फिल करने से क्या होता है कि वो जो पैकेट वाले पदार्थ होते हैं वो ज्यादा देर तक सही रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि गलती से जिस पैकेट का, जैसे चिप्स का पैकेट लीजिए और वो पैकेट पचका हुआ है, यानी उसकी हवा निकल गई है, तो आप उसको खाएंगे तो आप देखेंगे वो उतना क्रंची नहीं होगा, उतना टाइट नहीं महसूस होगा, तब कहेंगे भाई खराब हो गया। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप जब दुकान से लेते हैं तो वो पैकेट ऐसा देखते हैं कि जो एकदम पैकेट फुला हो, उसमें से कहीं एयर ना निकली हो, तो वो आप कहेंगे कि हाँ ये ठीक होता है। ठीक है, तो पैकेट के सामान को ज्यादा दिन तक बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस ये कि उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है और आसानी से वो खाद्य पदार्थ क्या होता है, लंबे समय तक बचा रह जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा भी अगर चौथा बात करें तो आपने महसूस किया होगा कि घर के लोग कहते हैं, जैसे आपने अचार कभी घर में होता है तो उस अचार को आप अगर निकालते हैं तो घर की मम्मी लोग बोलती हैं, कोई भी बोलता है कि यह बर्तन में, उसमें से निकालने के बाद उसको अच्छे तरीके से बंद कर देना। या आपने देखा होगा कि जो डब्बे में आप बिस्कुट या नमकीन रखते हैं, बिस्किट या नमकीन रखते हैं, अगर आप जल्दी में कोई नहीं रहता, धीरे से हम निकाल लिए और निकालने के बाद बर्तन को ऐसे ही उस डब्बे को जल्दी से हल्का फुल्का बंद करके छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि उसमें जो रखा बिस्किट या नमकीन होता है वो खराब हो जाता है, उतना सही क्रंची नहीं रहता। ठीक है, यानी हम किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर लंबे समय तक रखना है, बचा के रखना है, तो हम उसको क्या करते हैं, वायुरोधी पात्र में रख देते हैं। वायुरोधी पात्र, वायुरोधी पात्र यानी बर्तन में अगर रख दें तो वो लंबे समय तक क्या हो जाएगा, बचा रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम किसी भी नमकीन या बिस्किट के पैकेट को या किसी भी अचार के पैकेट डब्बे को हम आसानी से खूब टाइटली बंद करते हैं ताकि उसमें एयर ना प्रवेश कर सके। अगर एयर जाएगा तो यानी ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा तो वो भोज्य पदार्थ क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिससे वो उसका स्वाद खराब होगा और वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को बचाने का उपाय क्या है, लहसुन, हल्दी या नींबू जो कि एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ होते हैं, इसको हम यूज करें या उस भोज्य पदार्थ को फ्रीज में रखें। जितने पैकेट की चीजें होती हैं उनको हम नाइट्रोजन गैस में भर देते हैं, जिससे वो क्रंची और लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं। उसके अलावा हम भोज्य पदार्थों को वायुरोधी पात्र में भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बस आज ये हमारा चैप्टर यहीं पे चैप्टर सेकंड खत्म हो जाता है। इसके अलावा अब हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे वो दूसरा चैप्टर रहेगा जो कि आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी अगर इस वीडियो को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। इसका नोट्स आपके इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे और भी पढ़ सकें और अपने बोर्ड्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक करें, अगर सब्सक्राइब पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।